अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हसन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत हैं जो कि है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ़र्स्ट ईयर का ये थर्ड टॉपिक है जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल है। इसमें से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आपने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और बेसिक डेफिनेशन यहाँ से करनी है। तो आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है जी? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम है जो साइंटिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कंपोनेंट क्या है, यानी वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और फिर इसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जान सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह एक पूरी तरतीब के साथ जो है वो अपने कम्युनिटी के अंदर रोल प्ले करता है या फिर एक इकोसिस्टम का पार्ट कैसे बनता है। तो ये एक लिस्ट ऑफ लेवल्स है कि जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो है सब एटॉमिक लेवल। आपको पता है कि एवरी मैटर, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, वो किससे मिलकर बना है जी? एटम से। और एटम इट्स हेल्प जो है वो चंद फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं, जिनमें हमारे पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल एक एटम बनाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एटॉमिक लेवल। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम बना देंगे। अब आपको पता है कि एटम जो है जॉन डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक एक ऐसा पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है कि ये एक बॉन्डिंग बनाएगा, या तो बॉन्डिंग आयनिक होगी या फिर कोवेलेंट। तो इस बॉन्डिंग के ज़रिए एटम मिलकर क्या बनाएंगे जी? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल है। तो एटम आयनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स, और इस तरह स्टेबल हो जाएंगे। तो इस स्टेबल स्ट्रक्चर को जो कि एटम बनाते हैं बॉन्डिंग के जरिए से क्या कहा जाता है जी? मॉलिक्यूल, जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक नेक्स्ट लेवल है। अब ये मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं दो तरह के हैं, या तो ये ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनके अंदर या तो कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या लिविंग सेल के कंपोनेंट्स को बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने वेट के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक को कहा जाता है जी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े बायो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब है स्मॉल। जिस तरह आप माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, छोटे मेमोरी कार्ड, बिल्कुल उसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है छोटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि जिस तरह वाटर है आपके पास और ग्लूकोज है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये आगे जाकर सेल की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सेल के अंदर की स्ट्रक्चर या फिर सेल की मेम्ब्रेन, जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। या फिर ये जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? टूट कर आपको एनर्जी देंगे, या फिर जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए इस्तेमाल होंगे। आपके पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये आपके पास एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए जो एनर्जी का प्रोडक्ट है, एनर्जी प्रोडक्ट जिसके ज़रिए आपको, जिसकी ब्रेक डाउन से आपके सेल्स को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो क्या है? ग्लूकोज। बिल्कुल इसी तरह जो वाटर है वो आपके सेल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ या लिक्विड ऑफ लाइफ। वाटर को कहते हैं क्योंकि सेल्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी एंजाइमेटिक्स रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब के अंदर वाटर इन्वॉल्व है। तो मॉलिक्यूल जो है वो आगे जाकर क्या करते हैं? मॉलिक्यूल डिफरेंट वे में असेंबल्स होकर क्या बनाते हैं हमारे पास जी? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज हमारे पास क्या हैं? सेल के अंदर मौजूद जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल की क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनेलीज। डायग्राम के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है एक एनिमल का सेल। इस एनिमल के सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास।
तो ये एक सेल है जी, इसके अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल की मेम्ब्रेन, जिसको हम एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ये एक एनिमल सेल है और इसकी सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के लिक्विड यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं जी? सेल ऑर्गेनेलिस। ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस किससे मिलकर बनी है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, जो क्या है असल में? मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन और फैट्स। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो लिपिड्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल इस तरह आपके जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस हैं, ये सब जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। इसी तरह आपको पता है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल के अंदर, ये सेलुलर रिस्पायरेशन में रोल प्ले करती है, जिसके जरिए आपके सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाते हैं और फिर ये एटीपी आपके बॉडी के सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये सारा काम क्या होता है जी? सेल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? एनर्जी रिजर्व्स के तौर पर काम करते हैं, या फिर ये मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे जी, आगे हमारे पास टिश्यू लेवल। उससे पहले एक बात जो हम दोबारा रिपीट कर दें कि सेल ऑर्गेनेलिस मिलकर जो है वो सेल बनाती हैं, और सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरीज के हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म वो हैं जो एक ही सेल पर मुश्तमिल हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ वो हैं कि जो क्या हैं? बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर स्टॉप हो जाती है, सेल लेवल पर। इससे आगे उनके अंदर ना तो टिश्यूज है, ना ही ऑर्गन, ना ही ऑर्गन सिस्टम, और ना ही वो जो है पूरे उस तरह आगे डेवलप करते हैं। उनके अंदर एक ही सेलों का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और वही सेल इंडिविजुअल भी कहलाएगा, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल है। जैसा कि बैक्टीरिया आपके पास, बिल्कुल इसी तरह किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक और किंगडम है जिसे किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया है, आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। उसके ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो भी क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। बिल्कुल इसी तरह फंजाई के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर आपके पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे क्या कहते हैं जी? यीस्ट। तो जी आगे चलते हैं हम टिश्यू की तरफ। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं, जैसा कि प्लांट्स या एनिमल्स या फिर बहुत सारे फंजाई या फिर एल्जी, तो सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं, तो इनके अंदर सेल क्या करते हैं जी? मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब एक सेल के अंदर, एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारा एक ही काम करते हैं, एक ही पेज पर होते हैं। जिस तरह हमारी सियासत के अंदर ये होता है कि सियासतदान और फौज एक ही पेज पर है, बिल्कुल इसी तरह टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो सारे एक ही पेज पर है, वो सारे एक ही काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मसल टिश्यू है, तो मसल टिश्यू असल में क्या है कि मसल सेल्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर मसल सेल सारे एक ही काम करते हैं, और मसल टिश्यू के अंदर जो सारे सेल्स काम करेंगे वही टिश्यू का काम बन जाएगा। मसल टिश्यू जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके नर्वस सिस्टम के जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, वो क्या हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस टिश्यू बनाएंगे, और नर्वस टिश्यू वही काम करेगा जो नर्व सेल का होगा, जैसा कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराना। नर्व इम्पल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है जो आपकी बॉडी की नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर रोल प्ले करता है, ताकि आपके बॉडी के जो तमाम फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड रहें, और कोई भी स्टिमुलस जो आपके एनवायरनमेंट का है, बाहर का या आपके अंदर का, उससे आपको एक मैसेज बने, आपको एक मैसेज मिले, और फिर उस मैसेज के ज़रिए आप जो है वो बॉडी के फंक्शंस को अच्छी तरह समझ सकें। आगे है जी हमारे पास ऑर्गन लेवल। तो डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रेलिवेंट होगा, एक फंक्शन नहीं होगा, रेलिवेंट होगा, वो टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे जी? ऑर्गन बना देंगे। जिस तरह हमारे किडनी है, हमारे लंग्स हैं, हमारा स्टमक है। हम स्टमक की एग्जांपल देख लेते हैं, मैदा की। तो उसके अंदर हमारे पास दो तरह के टिश्यूज हैं। एक को हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज, जो कि क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंजाइम आपकी फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके स्टमक के अंदर दूसरे भी कुछ टिश्यूज हैं जिन्हें हम मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ये मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह फूड जो है वो आपके स्टमक से आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है थ्रू द एक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अच्छा जी, ये हो गया ऑर्गन लेवल। फिर उसके बाद है जी ऑर्गन सिस्टम लेवल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑर्गन लेवल क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर डेवलप हो जाता है।
यानी ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में मिलकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम के हम एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स भी जो हैं वो ऑर्गन है, इसी तरह आपका हार्ट भी क्या है, ऑर्गन है, और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका लंग्स भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस तरह एक सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए आपके बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर आपका हार्ट आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन एंड फूड ट्रांसपोर्ट ना करे, पंप ना करे, तो आपके बॉडी के सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज, और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है आपकी। तो यही वजह है कि एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन मिलकर जो है वो काम करते हैं ताकि बॉडी के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड रहे। बिल्कुल इसी तरह आपकी फूड की जो डाइजेशन है उसके अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका पेंक्रियाज भी है, आपका स्टमक भी है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन भी है, आपका लिवर भी रोल प्ले करता है। ये सारे ऑर्गन मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इनमें से एक ऑर्गन भी अगर अपना काम करना छोड़ दे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। तो यही वजह है कि एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर तमाम ऑर्गन मिलकर काम करते हैं ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कोई थ्रेट ना हो। आगे है जी ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गन सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि मल्टी सेलुलर है मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं ताकि बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट रहें। मसलन एक बंदा जो है वो दिन भर जो है वो ज़बरदस्त एक्सरसाइज करता है या एथलीट है, तो चूंकि अब उसके मसल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसके मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन और फूड भी मिले। तो इसके लिए उसका हार्ट भी क्या करता है या उसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि ज़्यादा जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है या जो ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है मसल सेल के लिए, ताकि जो है वो ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज उसको मसल फटीग भी ना हो, यानी ऑक्सीजन की कमी भी ना हो, और उसकी जो हमारे पास फूड रिक्वायरमेंट या ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ब्लड ट्रांसपोर्ट के जरिए पूरी होती हैं। तो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। आगे जी नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। एक इंडिविजुअल जो एक ही स्पीशीज का हो, जब उसके बहुत सारे मेंबर, यानी एक ही स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स जब एक खास एरिया के अंदर एक ही वक्त में रह रहे हो तो हम कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। जिस तरह हमारी इंडस के अंदर जितने भी इंसान हैं और एक ही वक्त में रह रहे हैं तो वो हमारी इंडस की क्या कहलाएंगे जी, पॉपुलेशन कहलाएंगे। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जो पॉपुलेशन है आपके अंदर, क्योंकि ये इंडिविजुअल से हायर लेवल पर है, यानी इंडिविजुअल मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। और आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप है। तो स्पीशीज की सम एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं, जैसा कि जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक पूल या जीन पूल, इसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर, या हमारे पास डेंसिटी या एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये पॉपुलेशन की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर्स के अंदर हम जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। आगे जी हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी लेवल। जितनी भी पॉपुलेशंस हैं अगर वो एक ही वक्त के अंदर रह रही हैं वो तो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाएगी, कम्युनिटी। द ऑल द पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर एट अ सेम प्लेस मेक कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट, आपके पास डियर्स भी होते हैं, लायंस भी होते हैं, प्रीडेटर्स भी होते हैं, प्रे भी, प्लांट्स भी होते हैं, इवन के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो जितने भी वहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज होंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी, एक कम्युनिटी। या हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर एट अ सेम टाइम मेक कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी जो है वो दो तरह की होती है, या तो ये सिंपल होगी या फिर कम्प्लेक्स। अगर तो पॉपुलेशंस या हमारे पास स्पीशीज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाएंगी जिस तरह फॉरेस्ट के अंदर होती है। लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन का नंबर कम है तो वो एक सिंपल कम्युनिटी बनाएंगे। और सिंपल कम्युनिटी का एक जो है वो फैक्टर है, नशीन कर लें कि जब भी कोई चेंज आएगी किसी भी एबायोटिक फैक्टर के लिए जो कि किसी भी कम्युनिटी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, जैसा कि वाटर या टेम्परेचर, चूँकि सिंपल कम्युनिटी चंद ही पॉपुलेशन से मिलकर बनी होती है तो उसका जो एबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट होगा वो उसके ऊपर ड्रास्टिक होगा, यानी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। यानी अगर टेम्परेचर के अंदर कोई भी तब्दीली आती है तो एक कम्युनिटी के अंदर जो सिंपल है एक पॉपुलेशन मुकम्मल तौर पर डैमेज भी हो सकती है और उसके रिजल्ट में जो है वो कम्युनिटी भी डैमेज होगी।
लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर ये चेंजेस इतना ज़्यादा ड्रास्टिक या हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी या आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रही होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब हमारे पास क्या है जी, बायोम, लास्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोटिक फैक्टर्स के हवाले से। तो बायोम क्या है जी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ या एक ख़ास कम्युनिटी जो कि वर्ल्ड के ऊपर एक ख़ास जोग्राफिकल एरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है और जिसकी अपनी जो है वो उस इलाके की अपनी क्लाइमेट होती है, वो क्या कहलाती है जी, बायोम। तो बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक इलाकाई या एक जोग्राफिकल कम्युनिटी होती है प्राइमरली डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट। हम उसे उसकी क्लाइमेट के ज़रिए जो है वो पहचान सकते हैं। जैसा कि हमारे पास डेजर्ट्स बायोम है, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है और वहाँ पर जो फाना एंड फ्लोरा है, यानी कि प्लांट की डाइवर्सिटी, प्लांट की इकसाम और नंबर, और एनिमल की डाइवर्सिटी जिसे हम फाना कहते हैं, वो बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है, तो इसलिए हम उसे एक सेपरेट बायोम का नाम देते हैं, डेजर्ट बायोम। अच्छा, अब आप स्टूडेंट का वजीफा ये है कि ये जो आपके पास वाइट बोर्ड पर जो आपका टॉपिक नोट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपके लिए रीडिंग में आसानी हो। स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में से जो चंद अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। तो बेटा इनका डिफरेंस आपको सेल एंड सेल ऑर्गेनेली की हेडिंग में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर लें, ये आपके लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल से मुराद ये है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी उनके अंदर काम की तकसीम पाई जाती है। जैसा कि एनिमल सेल्स के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर जो भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल ये है कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और एट द रिजल्ट जो है वो ATP बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोरोप्लास्ट, ये भी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है या फिर एल्गल सेल के अंदर पाई जाती है। ये हमारे पास क्या करती है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल है और दूसरे भी एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो ये भी आपको क्वेश्चन बुक में से मिल जाएगा, इसी पॉपुलेशन और कम्युनिटी के हेडिंग में से। पॉपुलेशन की आपने डेफिनेशन करनी है और कम्युनिटी की। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लोकेटेड एट सेम प्लेस एट द सेम टाइम। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, ई.जी. नंबर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर क्लास। ठीक है, इसी तरह कम्युनिटी है आपके पास। कम्युनिटी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ सेम एरिया। ठीक है, जिस तरह कम्युनिटी के अंदर आपको जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी की भी एग्जांपल दे सकते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन है, गिव 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये अभी हमारे पास 2023 के अभी हालिया पेपर में भी लगा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहाँ पर एक काबिल गौर बात है कि 4 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं जबकि उन्होंने 5 एट्रीब्यूट्स पूछे हैं। तो बेटा जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं बुक वाले वो भी आपने ऐड करने हैं और साथ में ये 2 ऐड कर लें, जीन पूल एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे है व्हाट इज बायोम। तो अभी आपने डेफिनेशन देखी बायोम की, ये भी आपके लिए असाइनमेंट है। व्हाट इज बायोम, गिव एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के अंदर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, टुंड्रा इकोसिस्टम भी या टुंड्रा बायोम भी लिख सकते हैं। ये वो बायोम है या वो रीजनल कम्युनिटी है जो कि आपको पोलर एरियाज में मिलेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में, और डेजर्ट जो है जो कि हार्श क्लाइमेट के बायोम है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल, तब तक सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।